नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। बांग्लादेश ने जो भी एक गेम खेला था इस्कॉन का, उसके चक्कर में वो खुद फंस चुका है। अब यहाँ पर एक गेम नहीं चल रही साहब, यहाँ पर बहुत सारी गेमें चल रही हैं। बांग्लादेश एक साथ काफी हद तक एक भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर ही जो भी चीजें हैं उनके अंदर करके उनको थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा करके भारत के से एक रिएक्शन लाने की कोशिश है और इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी है। अब एक नया नोटिफिकेशन टाइप आया है कि जब जो इनके यूनुस साहब हैं वो बोलते हैं कि हम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज लगाएंगे शेख हसीना के ऊपर। कहां लेके जाएंगे उनको? लेके जाएंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। ये होगा क्योंकि जो मास अपराइजिंग जब हुई थी, जो भी वो कू अटेम्प्ट हुआ था शेख हसीना के टाइम पे, उसके अंदर जो किलिंग्स हुई थी, उसके अंदर जो चीजें हुई थी, उसके अगेंस्ट में ये एक केस डालने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम ए खान उनसे मिलके गए थोड़े टाइम पहले एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बांग्लादेश में स्टेट गेस्ट बन के गए थे। करीम खान ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब आईसीसी पूरी तरह से अपनी कोऑपरेशन करेगा और जो भी आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के अंदर बांग्लादेश जिस तरह से भी इस चीज को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा उसमें उनकी पूरी मदद की जाएगी। आईसीटी जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने ऑलरेडी एक शेख हसीना की तरफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है। और ये चीजें हैं, आपको पता ही है, काफी टाइम से बोल रहे हैं कि शेख हसीना को हम भारत से वापस लेके जाएंगे और भारत को उसको शेख हसीना को वापस करना पड़ेगा। सेपरेटली एक आईसीसी के लॉयर हैं जिन्होंने बोला है कि साहब इनका नाम है ईसा मेबी फाल। इन्होंने बोला है कि साहब इंटरनेशनल कोर्ट जो है पूरी तरह से बांग्लादेश की सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है और बोला है कि साहब जिस तरह से बांग्लादेश जो भी हमारे साथ जैसे डीलिंग करता है, हम उसी तरह से बांग्लादेश के साथ सपोर्ट करने को पूरी तरह से तैयार हैं और जिस तरह की कोऑपरेशन हमको मिल रही है बांग्लादेश से, अब ये क्या कोऑपरेशन है ये तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आईसीसी के बारे में मैं आपको थोड़ा टाइम आगे बताऊंगा कि ये कितना एक डूबा हुआ सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है एंड भारत की क्या चाल है इसके ऊपर मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो देखिए, अब ये जो करीम खान आए थे वहां पर, ये स्टेट गेस्ट बन के आए थे और इनके यूनुस के गेस्ट हाउस में रहे वहां पर और यूनुस के साथ काफी हद तक इनकी बातें हुई हैं। यूनुस के साथ करने के टाइम पे इन्होंने रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में बात करी है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस प्रोसिक्यूटर करीम खान ने आपके यूनुस साहब को ये बताया है कि चीफ ऑफ म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट जो मिन आउंग हलांग के अगेंस्ट में भी एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस रोहिंग्या के चक्कर में उन्होंने लगाया है। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये जो पूरा आईसीसी और आईसीटी जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पूरा यूनुस के पीछे खड़े हुए हैं और कोई ये बात नहीं करता कि यूनुस की नाक के नीचे जो चीजें चल रही हैं उसका क्या। करीम खान ने बोला है कि साहब एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो यूनुस करना चाहता है यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो 2025 के अंदर, किसके ऊपर? रोहिंग्या क्राइसिस के ऊपर, उसका पूरी तरह से सपोर्ट वो करते हैं। चीफ एडवाइजर यूनिस ने ये भी बोला कि साहब ये कॉन्फ्रेंस से हम लोग पूरी स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लेके आएंगे और एक ये रोहिंग्या क्राइसिस का एक ड्यूरेबल सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि देखिए हमको ये पूरा एक प्लान करना पड़ेगा किस तरह से रोहिंग्या की क्राइसिस को काउंटर किया जाए, किस तरह से रोहिंग्या की क्राइसिस को सॉल्व किया जाए, किस तरह से उसको आगे लेके जाया जाए। और वो मांग ये कर रहे हैं राखीन स्टेट जो म्यांमार का है उसके अंदर एक जगह बनाई जाए जहां पर रोहिंग्यास को दोबारा रीसेटल किया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि ये रोहिंग्या क्राइसिस पूरा जो सीआईए ने ही किया था, जिस तरह से वहां से इनको सबको भगाया था और नेबरिंग कंट्रीज के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करी थी इन लोगों के साथ। आपको समझ में आना चाहिए कि ये अब उसको अपने अपने सिर सिर से अपने बलबूते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पूरे स्टेक होल्डर्स कौन-कौन से हैं? नेबरिंग कंट्रीज हैं। म्यांमार हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश तो हो ही गया, थाईलैंड हो गया और थाईलैंड, ये वियतनाम, जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर रोहिंग्या जाके घुसे हैं, उनके तरफ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, रोहिंग्या जो हैं करीब 1 लाख 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के बीच में लोग हैं। करीब 2 ढाई लाख के करीब में भारत के अंदर घुसे हुए हैं। और काफ़ी सारे टेरर इंसिडेंट्स और ये सब चीज़ों के अंदर रोहिंग्या का काफ़ी हद तक हाथ बाहर निकल रहा है। तो एक तरफ तो आप देखिए कि ये जो जो भी है वहाँ पर ये शेख हसीना के ऊपर जितना भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं और शेख हसीना के ऊपर क्यों प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि भारत के ऊपर थोड़ी प्रेशर जाए। शेख हसीना कहाँ बैठी है? भारत में बैठी है। भारत में बैठ के उनके कॉल्स लीक हो रहे हैं और जो भी जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है बांग्लादेश के अंदर, उसके ऊपर शेख हसीना की पूरी-पूरी तरह से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे शेख हसीना पॉलिटिक्स अपनी छोड़ी नहीं है उन्होंने। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जितने भी उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, उससे ये बहुत भनक जाते हैं और उनको ऐसा पूरी तरह से दिखता है कि यार भारत ये कर रहा है,
शेख हसीना को यूज़ करके हमारी तरफ एक एंटागनिज़्म की तरफ अप्रोच लेके जा रहा है और भारत शेख हसीना को यूज़ करके बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली जो है, ये जो वारंट-शारंट की बात चल रही है, इससे एक काउंटर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये देखो, आप तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को आप हाइड करके बैठे हो, आप छुपा के बैठे हो। यहाँ पर देखिए यार, कौन-सा ऐसा देश है, आप वेस्टर्न पार्ट्स को देख लें, कौन इंटरनेशनल क्रिमिनल को नहीं छुपा के बैठा। अगर यूके की तरफ देखें, तो भारत के कितने इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स, जितने भी इकोनॉमिक क्रिमिनल्स हैं, वो सारे वहीं पर बैठे हुए हैं। विजय माल्या, ललित मोदी, इतने सारे, नीरव मोदी, पता नहीं कितने-कितने सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं। अमेरिका की तरफ देखें कि भारत ने तो इंटरनेशनल टेररिस्ट का नाम अमेरिका को दिया हुआ है। वहाँ पर 61 से लेकर 65 तक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भारत की तरफ से अमेरिका की को गई हुई है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। तो ये देखिए, ये एक ग्लोबल गेम है और ये बहुत ही बकवास चीज़ है। आईसीसी के ऊपर देखें, आईसीसी ने अरेस्ट वारंट डाला है पुतिन के ऊपर भी, आईसीसी ने अरेस्ट वारंट डाला है नेतन्याहू के ऊपर भी। अब यहाँ पर फ्रांस एक कंट्री है, जिसका मैं आपको थोड़ा-सा रिएक्शन बताता हूँ। तो मैं आपको ये समझाऊँगा कि आईसीसी कितनी क्रेडिबल ऑर्गनाइज़ेशन है। देखिए, आईसीसी का जो पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट है, उसपे फ्रांस कहता है नो वन शुड एस्केप जस्टिस। लेकिन यही आईसीसी का जो नेतन्याहू पे जो वारंट है, कहता है नहीं जी, नेतन्याहू को पूरी तरह से इम्यूनिटी है। तो देख लीजिए, ये है क्रेडिबिलिटी किसी इस आईसीसी की ऑर्गनाइजेशन का, जो एक वेस्टर्न लेड ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? ये एक आईसीसी एक ऑर्गनाइजेशन है जो ये जितने भी गहरे राज्य वाले टट्टू हैं, उनको थोड़ा-सा अपर हैंड देने की। आप जाके अगर आईसीसी की फंडिंग देखेंगे, आपको दिखेगा ये सिर्फ वेस्टर्न स्टेट्स ही स्पॉन्सर करते हैं। तो अपना जो भी इनको एजेंडा होता है दूसरे देशों के ऊपर, उसको किस तरह चलाना है, ये उसमें यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आईसीसी एक बेसिकली एक सोरोस की जैसी टेढ़ी-मेढ़ी ऑर्गनाइजेशन है, ह्यूमन राइट वॉच और ये वो, जो आजकल बड़ी रिपोर्ट्स में यूज़ की जाती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी घंटे की नहीं है उसकी। ठीक है? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टूल जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा है उसको आगे लेके जाने के लिए। तो डीप स्टेट का जितना गैंग है, वो उसको चलाता है। आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, ये एक ब्रिटिश लॉयर हैं फ्रॉम पाकिस्तानी ओरिजिन और इनका बड़ा नोटोरियस सा एक इनका बैकग्राउंड है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के भाई भी हैं, जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस हुए हैं, वो भी एक माइनर लड़के के ऊपर। और माइनर लड़के के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस के बाद 15 साल ये जेल काट के बाहर निकला है इसका भाई। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट करीम खान के ऊपर भी कुछ ऐसे चार्जेस हैं, लेकिन वो कोर्ट में केस आगे चला नहीं है। वो तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, क्यों नहीं चला। तो ये एक एस्पेक्ट है कि ये आपके ऊपर शेख हसीना की तरफ से प्रेशर डालना चाहते हैं। जयशंकर जी से किसी ने 2-4 दिन पहले एक बात बोली थी, पूछी थी, इटली में वो घूम रहे थे, तो उन्होंने उनके बारे में ये पूछा गया था कि यार आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट है, आप पुतिन को अपने देश में बुला रहे हो, आप नेतन्याहू से बातें करते हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? जयशंकर जी ने बड़ा एक सिंपल सा जवाब दिया था उस टाइम पे और वो बड़ा वैलिड बैठता है। उन्होंने बोला था कि देखिए, आईसीसी का कोई भी जो स्टेटमेंट है या कोई भी चार्टर है, हमने उसको साइन नहीं करा है और अगर हमने उसको साइन नहीं करा है, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या है उस आईसीसी जैसी ऑर्गनाइजेशन के ऊपर। तो आप लगाते रहिए जितने मर्जी अरेस्ट वारंट, लगाते रहिए जितने मर्जी केस, भारत को झेलेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, आपको पता ही है इस्कॉन का तो वहाँ पर पूरी हद तक झगड़ा चल रहा है और जिस तरह से इस्कॉन के ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रही है, वो तो आपके सामने है। उसमें भी थोड़े से अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि साहब, रिपब्लिक टीवी जो बांग्लादेश है, वहाँ पर रिपब्लिक बांग्ला को पहले इन लोगों ने बंद करा बांग्लादेश के अंदर। उसके अंदर उसके बाद अब ये पता चल रहा है भारत की जितनी भी मीडिया है, वो बांग्लादेश के अंदर बैन कर दी गई है। तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहाँ पर इस्कॉन के झगड़े में आप सबको पता है कि चिन्मय कृष्णा दास को इन लोगों ने पकड़ के अंदर रखा हुआ है, ठीक है? जो इस्कॉन के एक भारी लीडर टाइप हैं। उनके लॉयर के साथ जो किया गया वहाँ पर, जो उसको खुलेआम मारा गया, उसको एक हिंदू बोल के, पता नहीं क्या-क्या बोल के उसको तो मार-मुर के खत्म कर दिया। ब्लेम किसके ऊपर लगाया कि भैया ये तो इस्कॉन के टेररिस्ट हैं। यहाँ तक ये चीज़ हुई कि भई इस्कॉन के ऊपर इनके अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट के अंदर जाके बोला कि साहब, इस्कॉन को हम बैन करना चाहते हैं एज़ अ टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन। अब पंगा क्या हुआ? पंगा ये हुआ, ग्लोबल इनके ऊपर भारत से तो प्रेशर आया और कहीं न कहीं बड़ा ज़बरदस्त एक प्रेशर दूसरी पूरी दुनिया से भी आया। अब स्टेटमेंट्स इनके आने शुरू हो गए हैं कि यार कोई ऐसा डिस्कशन हुआ ही नहीं, हमने तो कभी बैन का माना ही नहीं। ये सब झूठ है, ठीक है? इन्होंने बैन करने की बात बोली और बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने इनको मना कर दिया कि साहब, ऐसा कोई बैन-शैन हम करने नहीं वाले, ये केस हम लेते ही नहीं है, तो इसको ज़रा आप बंद कर दीजिए। इसका उनका बैकग्राउंड क्या है कि देखिए, तुलसी गाबर्ड हैं और वो जो इस्कॉन में बिलीव करती हैं।
अब देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली चीज़ बताऊँ कि तुलसी गाबर्ड को साइड करने के लिए काफ़ी हद तक ये काम चल रहा था। और तुलसी गाबर्ड के ऊपर एक फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उनको एक फॉलोवर बताया गया और फिर ऑब्सक्योर रिलिजियस कल्ट ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करे गए। कल एक और आर्टिकल आता है, ठीक है? न्यूज़वीक के अंदर जहाँ पर उनकी ऑथर बोलती हैं कि तुलसी गाबर्ड और मोदी की कनेक्शंस हैं क्योंकि मोदी आरएसएस का है और तुलसी गाबर्ड के भी आरएसएस के कनेक्शंस हैं, तो ये दोनों हिंदुत्व, नेशनलिस्ट, फैसिस्ट और ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखिए किस तरह से एक स्मीयर कैंपेन करने की बात करी जाती है। उसके बाद इस्कॉन में एक 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 किसी को पकड़ के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिलवाया कि भई ये जो चिन्मय जो कृष्णदास जी हैं, इन्होंने जो भी चीज़ करी है, वो इनका अपना स्टैंड है, इस्कॉन का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। तो एक स्टेटमेंट ये भी दिलवाया। उससे भारत में फिर से ये बवाल मचा है कि यार हम तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस्कॉन को, हम तो आवाज़ें उठा रहे हैं, दुनिया में सब लोग आवाज़ें उठा रहे हैं और ये क्या हुआ यार, ये तो पूरी तरह से डिसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को। तो ये भी बवाल मचा। बवाल मचा तो ऑब्वियसली फिर एक इस्कॉन की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन आया कि ऐसा कुछ नहीं है साहब, हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। पता नहीं ये कौन था जिसने स्टेटमेंट दिया है। मीडिया के अंदर आके एक स्टेटमेंट दिलवाया किसी को, तो आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ पर भी दल-बदलू लोग हैं, ठीक है? इस्कॉन वालों के साथ जो-जो चल रहा है, एक बंदे को वहाँ पर इस्कॉन के कपड़े पहना के और उसको टीका-शीका लगवा के वहाँ पर स्टेटमेंट दिलवा दिया इन्होंने मीडिया से। लेकिन ऑफिशियल इस्कॉन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भैया हम तो पूरी तरह से खड़े हुए हैं चिन्मय कृष्णदास जी के साथ और हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए जितनी भी चालें ये बांग्लादेशी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब विफल हो रही हैं। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताता हूँ। अडानी ने जब क्या नाम है बांग्लादेश की बिजली बंद करने की बात करी, 4-5 दिन के बाद उनके ऊपर केस आ जाता है ये चीज़। जो बाय द वे 1 डेढ़ महीने से वो केस लगा के बैठे हुए हैं लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं डाला था उन्होंने। अब यहाँ पर उस केस के अंदर भी पता चल रहा है कि अडानी के ऊपर कोई भी चीज़ कोई भी मतलब केस लगा नहीं है और यहाँ तक देखिए कि ऐसी बात हुई कि वो जो जितना भी केस है वो इंसिनुएशन है और इसके ऊपर मैंने कल एक एक अपडेट भी करा था कि साहब कुछ इतना डेप्थ है ही नहीं उसके अंदर। वो अलेज्ड बोल रहे हैं कि भैया हो सकता है कि अडानी ने ब्राइब दिया हो सकता है कि ये दिया हो और ब्राइब देने का इंटेंशन था उनका, उसके ऊपर केस लगाया गया। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। अब देखिए शेख हसीना के टॉपिक पे वापस आते हैं। शेख हसीना काफ़ी हद तक बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देती हैं। अब इन्होंने स्टेटमेंट एक और दे दिया कि साहब ये जो इस्कॉन वालों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बांग्लादेश के अंदर। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लैंग्वेज यूज़ करके ये चीज़ बोल दिया। अब देखिए जब ये वाली जो लैंग्वेज होती है ना ह्यूमन राइट्स की, ये दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ करके बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट दिया। और ये तो आपको पता ही है कि साहब हसीना के काफ़ी हद तक कॉल्स लीक हो रहे हैं। जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में जो उनके कमेंट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, तो ये लोग रोते हैं उसके बाद, "क्या ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?" और उसके बाद राह की साजिश करते रहते हैं, टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह। इस्कॉन पे क्यों ये लोग इतना पीछे पड़े हैं? क्योंकि देखिए एक तो तुलसी गाबड़ का कनेक्शन है जो उसको वहाँ से उड़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन टाइप डिक्लेयर करके, वहाँ पर उसकी थोड़ी-सी मिट्टी-पलीत करना चाहते हैं, भारत को एक एंटागनाइज़ करना चाहते हैं। और तीसरा चीज़ देखिए कि एक सनातन के अगेंस्ट में जिस तरह से ऑब्वियसली दुनिया भर में नैरेटिव चल रहा है, उसको इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि साहब ये हम हमारा कंट्रीब्यूशन है गहरे राज्य की तरफ से। गहरे राज्य का जो एक टट्टू है इस टाइम पे यूनुस जो वहाँ पर काफ़ी हद तक एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उससे ढिले का कुछ कंट्रोल हो नहीं रहा, ये चीज़ तो हमारे सामने है। उसने काफ़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर आर्मी को दे रखा है और आर्मी के भी बस में नहीं है। यहाँ पर हिंदू इतने क्वांटिटीज़ के अंदर आके रंगपुर के अंदर, जहाँ पर 40-50 हज़ार हिंदू थे सारे, वहाँ पर 3-4 लाख हिंदू आके बड़ी ज़ोर से उन्होंने प्रोटेस्ट करा। चिटागोंग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अपनी जान के ऊपर खेल के वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट भारत में भी हो रहा है और दुनिया भर में भी हो रहा है। तो ये गेम है जो बांग्लादेश खेलने की कोशिश करता है वो उल्टा पड़ जाता है उनको। देखिए भारत को एंटागनाइज करके इनको कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि भारत इस गंदे जाल में फंसेगा नहीं। भारत को जो करना है वो अपने आप करेगा, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है हमको। और हमारा जो भी प्लान होगा वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज आर्म फोर्सेस जिस तरह से भी उनको आगे लेके जाना चाहती है वो लेके जाएंगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम चल रही है कि जितने भी चालें यूनिस की गवर्नमेंट चल रही है, वो उल्टी पड़ रही है उसके ऊपर। तो मैं तो इनको इनवाइट करूँगा कि और भी चालें चलिए, ताकि आप अपने मुँह पे खुद कालक लगा के दोबारा बैठेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है, इसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड मैं आपके साथ आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिन रहेगा। आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ आएँगे। तो ज़रा ज़रूर देखिएगा, एक और अपडेट आएगा K4 मिसाइल जो हमने फायर करी है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कौन-कौन डरेगा उस मिसाइल से? एक तो हाइपरसोनिक फायर करी, उसके बाद आपने K4 फायर करी, करने की क्या कोशिश कर रहा है भारत? उसके ऊपर एक वीडियो आएगा। दोपहर में हम बात करेंगे क्लियो पास्कल जो एक वर्ल्ड रिनाउंड एनालिस्ट हैं।
कि भाई ट्रंप के आने से कौन-कौन डरा है, कौन-कौन खुश है और चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स रात को हमारे साथ होंगे जनरल डीपी पांडे जी, जो भारत के अंदर एक गहरा राज्य है कि नहीं है, इसके ऊपर उनकी राय हम लेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होगा, ज़रूर देखिएगा। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।